दोस्तों चैप्टर के एंड में तो अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक पॉइंट बनता है, मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्या, देखो हमने यहाँ पे बोला कि तुमको QCS मेंटेन करने का है, QCPP फॉलो करने का है, ये करने का है, वो करने का है, स्टैंडर्ड को फॉलो करो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो। लेकिन इस क्वालिटी को, ये जो सब इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसको देखेगा कौन? अगर इसको कोई देखेगा ही नहीं तो क्या मतलब बनता है? फिर तो गई भैंस पानी में। तो देखेगा कौन, रिव्यू कौन करेगा? इस वजह से ना किसी ने क्या किया है, इसको रिव्यू करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। किसने बनाया है? देखो, एक तो हमारे माँ बाप ICAI ने बनाया, ठीक है। तो एक तो ICAI ने बनाया जिसका नाम है पीयर रिव्यू बोर्ड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? PRB। ये क्या है? पीयर रिव्यू बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? पीयर रिव्यू बोर्ड। दूसरा क्या है? दूसरा है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? QRB। तो दूसरा क्या है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है तुम्हारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? NFRA, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ना पीयर रिव्यू बोर्ड PRB किसने बनाया? PRB बनाया हमारे माँ बाप ICAI ने बनाया, ठीक है। तो QRB क्वालिटी रिव्यू बोर्ड किसने बनाया? ये बनाया हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अभी ये NFRA किसने बनाया? देखो, ये अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन ये कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट होके आता है पता है क्या तुमको? ये आता है कंपनीज एक्ट 2013 से कॉन्स्टिट्यूट होके आता है। सर ये तो हमने पढ़ा है, क्या क्या आपने पढ़ा है क्या? मुझे नहीं पता। लेकिन एक अगर कंपनीज एक्ट आपने अगर पूरा पढ़ा है ना, तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है। सेक्शन कौन सा आता है? सेक्शन आता है 132 सब सेक्शन 1, ठीक है। ये सर सेक्शन याद रखना है क्या? देखो, याद रखने की क्या बात है, यहाँ पे 2013 आता है ना, यहाँ पे 2013 आता है, ठीक है। 2013 का एक्ट है, तो 2013, इसमें से ये जो 2 है ना, 2 इसको निकाला है एंड यहाँ पे पीछे लगाया है, तो ये क्या हुआ? 0132। तो 132 जीरो की कीमत नहीं होती अगर वो सामने आता है तो, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है, इसमें याद क्या रखना है? तो 132 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से ये सेक्शन गवर्न होके आता है, ठीक है। सॉरी, ये NFRA है ना, NFRA कॉन्स्टिट्यूट होती है सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के अंडर। अभी ये इतने तीन तीन क्यों बनाए? एक ही बनाते, दो ही बनाते, तीन क्यों बनाए? तो ये जो NFRA है ना, ये NFRA बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। जैसे कि तुम्हारा CID होता है, CBI होता है, तुम्हारा SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वगैरह होता है। तो ये जो बड़े बड़े ED वगैरह होता है, तो ये जो ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जैसे होते हैं ना, वैसे ही ये एकदम हाई लेवल का बनाया क्या? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये जो है ना, ये कौन से फर्म का ऑडिट करेगा? कौन से फर्म का? CA फर्म है ना, CA फर्म, वो CA फर्म जो बड़े बड़े कंपनीज का या बोलो एंटिटीज का ऑडिट करती है। बड़े बड़े कंपनीज या बड़े बड़े एंटिटीज़ का ऑडिट करती है, वो CA फर्म के ऊपर ये जाके नज़र रखेंगे। अभी ये बड़े क्या होता है? बड़े बड़े उन्होंने बोला है कि ये जो बड़े बड़े हैं ना, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। कहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे? ये इसको हम एक्ट में नहीं, इसको हम रूल में डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो कौन से रूल में? एक रूल आता है, रूल 3। क्या आता है? एक रूल आता है, रूल 3 जो आता है ना, रूल 3, ये रूल में क्यों होते हैं? क्योंकि है ना, देखो एक्ट है ना,
इसको हर बार नहीं बदल सकते। तो जहाँ पे भी अमाउंट चेंज करने का रहता है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस चेंज करने का रहता है, जहाँ पे फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, उसको रूल में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसको रूल को चेंज कर सकते हैं, तो एक्ट वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको रूल में डाल दिया। तो रूल 3 में क्या है, देखो इसको रूल 3 क्यों बोलते हैं पता है क्या? क्योंकि ये 3 अमाउंट से आता है, 3 नंबर से आता है। कौन से 3 नंबर? 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। अरे क्या है, मैथ्स का क्लास है क्या? 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000। मतलब अगर ऐसे कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 है, प्लस अगर या फिर क्या, उसका बोरोविंग्स, लोन्स बोरोविंग्स जो है ना आउटस्टैंडिंग, वो 500 करोड़ से ऊपर है, या फिर उसका टर्नओवर 1000 शेयर से ऊपर है। देखो यहाँ पे ना तुमको ये लिमिट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो, ये जो है ना ये किसके लिए, ये अनलिस्टेड के लिए, ये अनलिस्टेड के लिए। फिर लिस्टेड तो सभी आ जाएंगे, लिस्टेड तो हर जगह पे आ जाते हैं मुंह मारने, तो लिस्टेड तो हर जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद और कुछ कुछ बड़े बड़े कौन होते हैं, बड़े बड़े देखो बैंकिंग, बैंकिंग बड़े बड़े आ जाते हैं, बैंकिंग कंपनीज। फिर आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज भी बड़े बड़े कंपनीज में आते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, जिसका ऑडिट कौन करेगा, बड़े बड़े सीएफएम करेंगे। तो ये बड़े बड़े सीएफएम की क्वालिटी के ऊपर नज़र रखने के लिए कौन आता है? एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आता है। ठीक है, तो ये बात आती है, यहाँ पे तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लिस्टेड कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये वाले कंपनी। फिर जो रूल 3 में आते हैं, 3 चीज़ों से बनता है, 500 500 हज़ार। ये लिमिट तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है, इसको याद रखने की कोशिश मत करो। बाय चांस अगर कुछ आ जाता है, बाय चांस, वैसे तो आईसीआई इधर उधर का डालता है, तो अगर कुछ आ जाता है तो कम से कम तुमको ये तो पता होना चाहिए कि ये 500 500 हज़ार भी नाम की चीज़ कुछ थी। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसका कुछ इतना मतलब नहीं बनता है। इतना सिर्फ याद रखो कि जो रूल 3 में है ना, उसके ऊपर क्या है, एनएफआरए है। तो ये क्यूआरबी कौन है? अभी बड़े बड़े तो उधर गए, तो यहाँ पे छोटे छोटे आ गए। कौन से छोटे? तो रूल 3 छोड़ के, रूल 3 अदर देन रूल 3। ठीक है, अदर देन रूल 3, तो रूल 3 छोड़ के जो भी कंपनीज का ऑडिट होता है उसके ऊपर नज़र कौन रखेगा? ये क्यूआरबी रखेगा। ठीक है, और एक चीज़ आती है, और एक चीज़ आती है, और एक चीज़ क्या आती है, अगर एनएफआरए अगर गाइड करता है, या फिर एनएफआरए बोलता है, इसको एनएफआरए अगर ऑर्डर करता है कि तुम इस फर्म का जाके रिव्यू करो क्वालिटी ऑफ सर्विस, अगर एनएफआरए ने बोल दिया तो फिर बात ही खत्म। फिर एनएफआरए ने बोल दिया तो उस सीए फर्म का क्या करेंगे, उस सीए फर्म को जाके उनका क्वालिटी ऑफ सर्विस चेक करेंगे। ठीक है, तो कौन से सीए फर्म का क्वालिटी चेक करेंगे? एक क्यूआरबी जो है ना, बड़े बड़े छोड़ के जो भी रह जाते हैं सबका करेगा। तो रूल 3 में जो है उसका एनएफआरए करेगा, तो अदर देन रूल 3 क्यूआरबी करेगा। और फिर एनएफआरए जो है ना, जो भी ऑर्डर करेगा इसी सीएफएम का करो, तो उस सीएफएम का क्यूआरबी करेगा। तो ये आईसीआई क्या करेगा? ठीक है, तो आईसीआई का काम कुछ अलग ही है। तो आईसीआई ने पीआरबी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया। ठीक है, किसने किया? काउंसिल ऑफ आईसीआई ने। ठीक है, पीआरबी पीयर रिव्यू बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया। अब ये पीयर रिव्यू बोर्ड क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या? एक बोर्ड है जिसके सभी मेंबर्स कौन है? सभी मेंबर्स इसके आईसीआई के हैं। ये जो क्यूआरबी है ना, क्यूआरबी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन इसमें ना कुछ मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और कुछ मेंबर जो है ना वो आईसीआई के हैं। लेकिन ये क्यूआरबी है ना, इसमें सभी मेंबर आईसीआई के मेंबर रहेंगे, काउंसिल वगैरह के मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये है ना, इसको एक समझो कि ये कैसा है, एक पीयर रिव्यू बोर्ड है ना, बहुत प्यारा सा है। वो अगर तुमसे कुछ गलती होती है ना तो आएगा और तुमको डांटेगा और जाएगा। एक क्यूआरबी है ना, क्यूआरबी थोड़ा ऐसा कड़क है। तो ये कड़क ऐसे, अगर तुमसे गलती होती है ना, आएगा, चाटा मारेगा, झपट मारेगा और चलो हो गया। ठीक है, ये जो एनएफआर है ना, अगर वो आता है ना तो भाई भूल जाओ, तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से तुम गए फिर। ठीक है, तो ये इस लेवल में उसका मतलब है, वैसा समझो तुम। ठीक है, अभी ये जो पीयर रिव्यू बोर्ड है ना, वहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे जो सीए फर्म है ना, वो जो फर्म है सीए का, तो ये सीए फर्म को हम क्या बोलते हैं पता है क्या? प्रैक्टिस यूनिट। क्योंकि वो क्या है, प्रैक्टिस करता है। सीए फर्म क्या है, सीए फर्म प्रैक्टिस कर रही है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सीए फर्म को प्रैक्टिस यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रैक्टिस यूनिट है ना, ये प्रैक्टिस यूनिट
का कोई जाके रिव्यू करेगा। कौन सा रिव्यू करेगा? पीयर रिव्यू। पीयर का मतलब समझो कि एक अपने दोस्त के जैसा। तो अपने ही कम्युनिटी का, अपने ही आईसीआई का एक मेंबर आएगा जिसको कौन अपॉइंट करेगा? पीआरबी, मतलब पीयर रिव्यू बोर्ड अपॉइंट करेगा एक पीयर रिव्यूअर को। पीयर रिव्यूअर क्या है? वो जो बंदा आएगा, जो तुम्हारे पीयर वाला जो बंदा आएगा रिव्यू करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? पीयर रिव्यूअर बोलेंगे। ठीक है, पीयर रिव्यू करने जो बंदा आता है उसको क्या बोलते हैं? पीयर रिव्यूअर बोलते हैं। ठीक है, तो पीयर रिव्यूअर आएगा, तुम्हारा क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह चेक करेगा, उसने तुमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है क्या, वो सारी चीज़ें देखेगा। और उसके बाद में क्या करेगा? उसके बाद में 2 टाइप के रिपोर्ट दे सकता है वो। कौन से 2 टाइप के रिपोर्ट देगा? एक तो रिपोर्ट हो गया तुम्हारा अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड मतलब क्या? अच्छा वाला रिपोर्ट। अच्छा वाला मतलब क्या? उसमें कुछ ऐसी बातें नहीं है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि वहाँ पे तुम बता रहे हो कि इसने मेंटेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं आएगा। बोला अच्छा वाला, इसने प्रॉपर सब प्रोसीजर के हिसाब से काम किया है, सब सब अच्छे से मेंटेन किया है, इसका क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो वो कौन सा रिपोर्ट हुआ? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हुआ। और दूसरे तरीके का रिपोर्ट आता है जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट। ये जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो ये क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होगा? वो बोलेगा कि नहीं, यहाँ पे अच्छे से क्वालिटी मेंटेन नहीं होती है सीएफएम में। अगर ये पीयर रिव्यूअर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे मतलब अच्छा रिपोर्ट देता है ना, तो वहाँ पे तुम्हारे फर्म को मिल जाएगा 7 करोड़ रुपए। नहीं, 7 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है? पीयर रिव्यू का एक सर्टिफिकेट होता है। ये पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट क्या होता है उसको समझो। पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट मतलब है ना, कभी कभी बड़े बड़े कंपनी जब आते हैं ना, तो बोलते हैं कि क्या आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है क्या? ठीक है, तो अगर आपके पास पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट है, मतलब आपका ऑडिट का क्वालिटी अच्छा है, तभी हम आपसे ऑडिट करेंगे, नहीं तो हम आपसे ऑडिट नहीं करेंगे। तो ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। अभी जो है ना, अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए ना, इसमें तो कंपलसरी हुआ है। तो यहाँ पे 4 पार्टनर 3 पार्टनर उसके लिए कंपलसरी हुआ है। देखो ये है ना, पीआरबी एंड क्यूआरबी, पीयर रिव्यू बोर्ड एंड क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, ये पुराने सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में क्या था, एक चैप्टर था ये, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे ना, जितना है यहाँ पे उतना ही समझो और आगे बढ़ो। इसको इतना डिटेल में घुस के जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। 10-15 मिनट में इसको ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके अलग अलग बेनिफिट है। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा भैया। अब तो गए हो, तुम तो गए हो, तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो उनको बताया जाएगा कि तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम अच्छे से नहीं है इम्प्लीमेंटेड। तुम क्या करो, हम फिर से आएंगे, मैं फिर आऊँगा। ठीक है, मैं फिर आऊँगा, हम फिर से आएंगे और फॉलो ऑन रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? फॉलो ऑन रिव्यू करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे? हम आएंगे बाद में, एक टाइम पीरियड उसको देंगे, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम आएंगे और फिर हम आपका फिर से रिव्यू करेंगे। और जब हम फिर आएंगे ना, तब तुम दिखाओ कि तुमने अच्छे से क्वालिटी अपना मेंटेन किया है, सब अच्छे से मेंटेन किया है, और फिर हम रिव्यू करेंगे और फिर तुमको सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, तो फॉलो ऑन रिव्यू का डेट उसको बताया दिया जाएगा। इतनी सी बात है। देखो दोस्तों, अभी इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो पीयर रिव्यू बोर्ड आता है तुम्हारा। पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है? पीयर रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, ए पीआरबी जो है ना, पीआरबी किसने, काउंसिल ऑफ आईसीआई ने किया है। क्यूआरबी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। एंड एनएफआरए सेक्शन 132 ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट होके आया है। अब समझते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड को। ठीक है, तो पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स। सिस्टम एंड प्रोसीजर्स का जो है ना, रिव्यू करना एंड एग्जामिनेशन करना। क्यों? टू डिटरमाइन वेदर सेम हैव बीन पुट इन प्लेस बाय हु? प्रैक्टिस यूनिट। हम क्या बोलते हैं? हम को यहाँ पे प्रैक्टिस यूनिट बोलते हैं। तो पुट इन प्लेस बाय
प्रैक्टिस यूनिट। तो पीयर रिव्यू का मतलब क्या होता है कि ये देखना कि सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है ना, उसको रिव्यू करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ये देखने के लिए क्या उसने इसको प्रैक्टिस यूनिट ने यहाँ पे पुट इन प्लेस किया है कि नहीं किया है, फॉर इंश्योरिंग क्या, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। तो अल्टीमेट क्या बात आती है, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस है कि नहीं है, उसके लिए सब चल रहा है, ठीक है। पीयर रिव्यू इज मींट फॉर पर्पज ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये कुछ बकवास सी बात है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीआरबी का, इसको समझो। मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट कैरिंग आउट एश्योरेंस एंगेजमेंट टीपीई आर कंप्लाइड विथ बाय मेंबर्स एंड प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस। टीपीई क्या है, ये नई चीज़ है। ये क्या है, टेक्निकल प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड। इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना समझो। जो भी तुम्हारा इंडियस है, एएस है, तुम्हारे ऐसे है, जो भी है ना, सारे टेक्निकल प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड जो है ना, वो तुमने कंप्लाई की है, किसने, मेंबर ऑफ आईसीआई ने। एंड जो सिस्टम है ना, वो जगह पे है, मतलब सिस्टम बिठा दिया है। कौन सा सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बिठा दिया है। अभी जब भी वंस प्रैक्टिस यूनिट इज सब्जेक्टेड टू पीआर, तो क्या होता है, इट्स एश्योरेंस एंगेजमेंट रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू पीयर रिव्यू पीरियड आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड रिव्यू बाय पीयर रिव्यूअर। तो पीयर रिव्यूअर उसका रिव्यू करेगा ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब वो रिव्यू खत्म होने के बाद या तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देगा या फिर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। अगर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देता है तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर अगर क्वालिफाई रिपोर्ट देता है तो इन्फॉर्म करेगा, क्या इन्फॉर्म करेगा कि वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, और क्यों नहीं दे सकता है उसका रीज़न भी बताएगा। और साथ में इन्फॉर्म करेगा अबाउट ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग फॉलो ऑन रिव्यू। अबाउट ड्यू डेट ऑफ कंडक्टिंग फॉलो ऑन रिव्यू, मतलब वो बाद में आएगा और बाद में रिव्यू करके जाएगा। वो आएगा, दूसरा आएगा, जो भी है, जो बोर्ड डिसाइड करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है क्यूआरबी। क्यूआरबी क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बेस्ड ऑन रिस्क बेस अप्रोच। अभी ये रिस्क बेस अप्रोच है ना, ये तुमको अभी नहीं समझेगा, ये तुमको एक 3A में समझेगा, ठीक है। जहाँ पे हम रिस्क की बात करेंगे, वहाँ पे रिस्क बेस अप्रोच का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो अभी के लिए छोड़ दो, इतना समझो। ये जो है ना, टेक्निकल रिव्यूअर आता है, वहाँ पे पीयर रिव्यूअर होता है, यहाँ पे टेक्निकल रिव्यूअर होता है। वो जो चैप्टर थे ना पहले, उसमें ये भी था कि ये टेक्निकल रिव्यूअर जो है वो कौन कौन बन सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन अभी तुमको इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना समझो, सिर्फ टेक्निकल रिव्यूअर होता है। ये एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो उतना तुमको समझना पड़ेगा। इसके मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस काउंसिल ऑफ आईसीआई। जहाँ तक मुझे याद है, शायद से 5 मेंबर जो होते हैं आईसीआई के होते हैं और 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको डिटेल में देखना है तो जाके देखो, लेकिन कुछ दोनों के मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीआई के मेंबर होते हैं, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है एक तो रिकमेंडेशन देना, किसको, काउंसिल को। क्यों, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस को बढ़ाए। दूसरी चीज़ क्या है, रिव्यू करेगा, किसको, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को। और तीसरा क्या है, मेंबर को गाइड करेगा, किसके रिलेटेड, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। हर जगह पे क्वालिटी ऑफ सर्विस तो फिक्स है भाई। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन किसको देगा, मेंबर को नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस को पूरा सब सीए का क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ाने का है, तो रिकमेंडेशन किसको देगा, काउंसिल को। तो काउंसिल नया गाइडलाइन लाएगी और फिर वो सीए को देगी, तो सीए उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है ना सीए फर्म का, उसको रिव्यू करने भी आ जाएंगे ये लोग, उसको रिव्यू करेंगे। एंड दूसरी चीज़, गाइड करेंगे मेंबर्स को, वो इम्प्रूव करेंगे, ताकि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को, ठीक है। ये सारी बातें आती है। और क्यूआरबी जो है ना, रिव्यू कौन से ऑडिट का करेगा, कौन से क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज का करेगा, उसका अदर देन दो स्पेसिफाइड अंडर रूल 3। क्यों, क्योंकि रूल 3 जो है ना, वो नफरा करता है। अभी ये रूल 3 जो है ना, एक कंपनीज एक्ट का नहीं है, ये रूल 3 नफरा के रूल्स का है, ठीक है। ये कंपनीज के रूल्स का नहीं है, नफरा के रूल्स का है, ठीक है। इतनी बात आपने समझना है।
एंड दोज रेफर्ड टू QRB बाय NFRA, और जो NFRA ने ऑर्डर दिया है QRB को करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद NFRA जो है ना, NFRA क्या है, सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 से गवर्न होकर आता है, कॉन्स्टिट्यूट होकर आता है। इसका ड्यूटी क्या है, इसका ड्यूटी है मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस। तो मॉनिटर भी करेगा एंड एनफोर्स भी कर सकता है। वो बोल सकता है तुमने इसको ऐसे कंप्लाई करो, इसको ऐसा कंप्लाई करो, ये भी बोल सकता है। तो तो मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। और उसके बाद ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देखेगा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा, एनफोर्स भी करेगा एंड ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस एसोसिएटेड विथ इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ सच स्टैंडर्ड एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो मेजर्स भी सजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना, उसको पावर कहाँ से आया है, पावर वहाँ से आता है 132 सबसेक्शन 2 से आता है, किसका, ओवर से क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने के लिए पावर कहाँ से आता है, सेक्शन 132 सबसेक्शन 2 से आता है। एंड इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। कौन से सेक्शन से पावर आता है इन्वेस्टिगेट का, सेक्शन 132 सबसेक्शन 4। तो 1 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, 2 में उसको ओवरसी करने का पावर मिल जाता है, 3 नहीं दिया है, तो 4 में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, ठीक है। तो कौन से कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है एंड रूल 3 में जो भी स्पेसिफाई किए हैं ये सारे कंपनीज है। तो इतनी सी बात आती है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैकेनिज्म में हमने 3 देखे, PRB, QRB एंड NFRA। यहाँ पे PRB ICAI काउंसिल ऑफ ICAI से कॉन्स्टिट्यूट होता है, QRB सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, NFRA सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। अब हम आगे जाके देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हम जाके देखेंगे क्वेश्चंस क्या है, ठीक है।